ओके, अब ये दूसरा प्रोडक्ट आता है। एक तो हमने ऑलरेडी कर लिया डॉट प्रोडक्ट या उसको बोलते हैं स्केलर प्रोडक्ट। अब ये दूसरा आता है क्रॉस प्रोडक्ट या वेक्टर प्रोडक्ट। अब एक बार समझ लो क्या है, हमारे पास ये ए एंड बी दो वेक्टर्स हैं। ए एंड बी आर नॉन जीरो एंड नॉन पैरेलल वेक्टर्स, मतलब पैरेलल भी नहीं लेके चलना इनको और नॉन जीरो, इनमें से कोई जीरो भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इनका जो क्रॉस प्रोडक्ट है उसको डिफाइन कैसे करते हैं? ए का क्रॉस प्रोडक्ट अगर बी से निकालेंगे तो इज इक्वल टू वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड मतलब वही वेक्टर ए की लेंथ, वेक्टर बी की लेंथ, वेक्टर ए की लेंथ का मतलब मॉडुलस ऑफ वेक्टर ए, वेक्टर बी की लेंथ और साइन थीटा। साइन थीटा उसमें हमारा आपको याद है डॉट में यहाँ पे कॉस थीटा था। तो ये पूरा हो गया, यहां तक तो ये नंबर है। देखो मॉड ए मॉड भी नंबर होते हैं, साइन थीटा की वैल्यू भी एक नंबर होगी, लेकिन जो यहाँ पे आ रहा है वो ये एक एन कैप है। एन कैप से पता चला ये एक वेक्टर है। फॉर एग्जाम्पल मॉड ए मॉड बी साइन थीटा सॉल्व करके फॉर एग्जाम्पल 5 आया, मान लेते हैं इसको सॉल्व करके 5 आया और उसके साथ में एन कैप है, तो अब ये एक वेक्टर बन गया। ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 5 होगा, लेकिन है ये वेक्टर अब। ठीक है, तो अब ये समझो ये एन कैप क्या होता है। जैसे एक वेक्टर ये मान लेते हैं, एक वेक्टर आप ये मान लो, ये दो वेक्टर हो गए आपके। और कुछ बच्चे वेटिंग रूम में, एक वेक्टर ये हो गया आपका और एक वेक्टर ये हो गया और ये इनके बीच में एंगल हो गया थीटा। तो ये ए वेक्टर है, फॉर एग्जांपल ये बी वेक्टर है। एक सेकेंड, तो ये जो एन कैप होगा, सर एन कैप तो एन वेक्टर पर मैग्नीट्यूड ऑफ एन वेक्टर होता है ना? हाँ एक्चुअल में यहाँ पर जो एन कैप मैं आपको वो समझा रहा हूँ। वो जो यहाँ पर जो एन कैप है, तो आप ठीक कह रहे हो, कोई भी वेक्टर को अगर हम डिवाइड कर दें कि उसके मैग्नीट्यूड से, तो वो आपका यूनिट वेक्टर बन जाता है। तो ये है तो यूनिटी, लेकिन एक्चुअल में ये कैसे होता है, ये जैसे मैंने एक लाइन ड्रॉ की है रेड कलर की, आप देखो। तो ये जो वेक्टर है ये एन कैप है, मतलब होगा तो यूनिट वेक्टर। ये जो एन कैप है ये है तो एक यूनिट वेक्टर, कैप से पता चल रहा है, लेकिन इसकी जो डायरेक्शन होती है, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर which is perpendicular to the plane of a vector and b vector। ये जो एन कैप वेक्टर होता है ये ए और बी दोनों के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। मतलब अगर आप एन कैप का बी से एंगल निकालोगे तो 90 डिग्री आएगा, एन कैप का ए वेक्टर से एंगल निकालोगे तो भी 90 डिग्री आएगा। तो आप क्रॉस प्रोडक्ट को डिफाइन कैसे कर सकते हो? वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड इनटू साइन थीटा, जिसमें थीटा इन दोनों के बीच में एंगल बना हुआ है। और यहाँ पे जो एन कैप है इसने इसको बनाया एक वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि आप अगर किसी स्केलर के साथ वेक्टर ले रहे हो तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल 5 इंटू एन कैप एक वेक्टर क्वांटिटी है। खाली 5 लिखा हुआ है स्केलर है, एन कैप लिखा हुआ है वेक्टर है, 5 एन कैप भी वेक्टर है, लेकिन अगर अकेला 5 है तो स्केलर है, यानी एक नंबर है। आप ये नोट करो, मैं कुछ और प्रॉपर्टीज अभी इसकी और बताऊंगा। ये नोट हो जाए तो मेरे को बताना, मैं चेंज करूंगा। हो गया सर। सबने नोट कर लिया? एवरीबडी इज डन? यस यस सर। सर। ठीक है, चलो अब मैं आपको बताता हूँ इसकी कुछ सिंपल सिंपल प्रॉपर्टीज हैं। अभी ना इसमें एक प्रूफ आएगा, जिस प्रूफ से ना आपको इसका आइडिया भी लग जाएगा कि है क्या, ये एरिया ऑफ ट्रायंगल और पैरेललोग्राम आएगा। अब इसकी एक प्रॉपर्टी तो देखो ये है, ए क्रॉस बी और बी क्रॉस ए कॉम्यूटेटिव लॉ होल्ड नहीं करते। ए क्रॉस बी क्रॉस ए के इक्वल तो आएगा, लेकिन विद माइनस साइन। ये नोट करना है क्या पिछला? ये नोट कर लो अगर किसी का रह गया तो। सर हाँ बोलो बेटा।
सर ये आपने एन वेक्टर इज अ इसका आगे क्या लिखा है? यूनिट वेक्टर, एन कैप इज अ यूनिट वेक्टर, n cap is a unit vector which is perpendicular to the plane of a vector and b vector. मतलब ये n cap जो होगा ये a और b दोनों वेक्टर के ऊपर परपेंडिकुलर होगा। अभी इसका एक प्रूफ भी कराऊंगा मैं, वो एरिया ऑफ ट्रायंगल आएगा इसमें अभी, तो आपको और अच्छे से में आ जाएगा ये होता क्या एक्चुअल में। अच्छा, अब ये इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आप लिखो, a क्रॉस b को आप ये भी लिख सकते हो माइनस ऑफ b क्रॉस a। सेकेंड, अगर आप दो सेम वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो, सेम वेक्टर है, तो आपके अकॉर्डिंग क्या होगा, देखो वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, वेक्टर फिर से वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड, क्योंकि बी भी जो है वो आपका ए हो गया, फिर से यहाँ पर आ गया आपका वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड। अब जरा बताओ ए और ए के बीच में एंगल क्या होगा? 0 डिग्री। 0। तो साइन 0 की वजह से ये जो साइन 0 आएगा ये कंप्लीट वैल्यू 0 बन जाएगी। तो अगर आपका a क्रॉस a कहीं आता है या दो सेम वेक्टर का आप क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हो तो वो हमेशा 0 लिखना है डायरेक्ट आपको। तीसरा लेते हैं, सिमिलरली आपके पास जैसे आई कैप क्रॉस आई कैप आता है, जे कैप क्रॉस जे कैप आता है, के कैप क्रॉस के कैप आता है, तो आप इसको डायरेक्ट कहीं पर भी 0 मेंशन कर सकते हैं। फोर्थ, अच्छा चलो ये बताओ, अगर हम आई का क्रॉस जे कैप से निकालेंगे तो इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग चलते हैं। पहले आएगा आई कैप का मैग्नीट्यूड, फिर आएगा जे कैप का मैग्नीट्यूड। आई और जे के बीच में एंगल बताना क्या होता है, साइन के साथ एंगल लिखना है 90 डिग्री, राइट। और फिर यहाँ पर आएगा एन कैप। तो देखो आई कैप का मैग्नीट्यूड 1, जे कैप का मैग्नीट्यूड 1, और साइन 90 की वैल्यू भी 1 होती है, तो खाली क्या रह गया, ये एन कैप रह गया। लेकिन एन कैप एक यूनिट वेक्टर है जो आई और जे के ऊपर परपेंडिकुलर है। एक वेक्टर ऐसा होता है जो आई और जे के ऊपर परपेंडिकुलर होता है और यूनिट भी होता है। कौन सा वेक्टर होना चाहिए वो? आई और जे मतलब एक्स और वाई एक्सिस, के कैप। तो इसलिए आप यहाँ पे एन कैप को रिप्लेस कर सकते हो के कैप से। तो ये भी एक प्रॉपर्टी बन जाती है, अगर आप आई के साथ जे का क्रॉस निकालते हो तो ये के कैप हो जाता है, आप जे के साथ के का क्रॉस निकालोगे तो ये आई कैप हो जाएगा, आप के साथ आई कैप का क्रॉस निकालोगे तो ये जे कैप हो जाएगा। इसको बेटर है आप ऐसे याद कर लो, जैसे इसको सर्कल में ना ऐसे रख दो, आप देखो सर्कल में इसको एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ऐसे 3 एरो बना लो, आई कैप, जे कैप, के कैप। तो जैसे अब आपको आई क्रॉस जे निकालना है, तो आई क्रॉस जे के लिए जो नेक्स्ट वाला वेक्टर है देखो वो क्या आ रहा है, के कैप आ रहा है। आपको के क्रॉस आई निकालना है, तो के क्रॉस आई आपका इक्वल टू हो जाएगा जे कैप। अगर आप रिवर्स चलते हो, जैसे आपने निकाला जे क्रॉस आई, तो जे क्रॉस आई रिवर्स करने पर देखो के आ रहा है, लेकिन डायरेक्शन चेंज किया आपने इसलिए माइनस के हो जाएगा, सिंपल। तो इन ये दोनों प्रॉपर्टी से आई और जे के क्रॉस प्रोडक्ट के क्वेश्चन सॉल्व हो जाते हैं थर्ड एंड फोर्थ से। अच्छा, अब फिफ्थ देखो, एक सपोज आपके पास जो ए वेक्टर है उसके कंपोनेंट्स आई जे के में इस तरह से गिवन है। सुमित यहाँ बोर्ड पे मत देखना, A1 आई कैप, A2 जे कैप, A3 के कैप। सुमित आप बार बार बोर्ड पे कुछ लिख रहे हो बेटा, आप स्क्रीन पे लिख रहे हो कुछ अपनी, तो मेरी स्क्रीन पे भी आ रहा है वो। ये मैं रीड भी नहीं कर सकता ना आपका लिखा हुआ। ये सपोज करो दो वेक्टर है हमारे पास, ठीक है, और ये आई जे के कंपोनेंट्स में है, और आपको फाइंड आउट करना है ए क्रॉस बी। तो आप पहले लिखोगे इसको A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, फिर इसका क्रॉस प्रोडक्ट लोगे आप B1 आई कैप के साथ, B2 जे कैप के साथ, B3 के कैप के साथ। ऑल राइट, ये आप नोट करो, मेरे को ये पेज चेंज करना होगा, आप ये नोट कर लो, मुझे पेज चेंज करना होगा फिर ये। कर लिया तो। अब देखो एक तो ये है, हो गया। एक तो ये देखो, पहले A1 आई कैप का क्रॉस इन तीनों से ले लेते हैं, मैं पेज टर्न कर देता हूँ। जैसे आपके पास ये लिखा हुआ है ना A1 आई कैप प्लस A2 जे कैप प्लस A3 के कैप, ये लिखा हुआ है, और उसको आप क्रॉस ले रहे हो B1 आई कैप
प्लस B2 J कैप प्लस B3 K कैप से। ऑल राइट, तो एक तो है भी आप सिंपल सिंपल डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ लगाओ, जैसे आप A1 I कैप, डिटर्मिनेंट से कर देते हैं ना। यस यस वही बताना है बस मेरे को। इसका जब आप क्रॉस इससे करोगे तो 0 हो जाएगा। फिर आप A1 I का क्रॉस B2 J से करोगे तो ये आ जाएगा A1 B2, और I क्रॉस J आपका K कैप बन गया। फिर आप A1 का क्रॉस K से लोगे तो ये आ जाएगा A1 B3, लेकिन अगर आप I का क्रॉस K से लोगे तो ये बन जाएगा माइनस J कैप। ये थोड़ा सा ना करने में कंफ्यूजिंग हो जाता है, कहीं साइन की गड़बड़ हो सकती है प्लस माइनस में, क्योंकि वो क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज का चक्कर आएगा। तो इसलिए बेटर ऑप्शन क्या होता है, जब आप ए क्रॉस बी निकालोगे तो आप इसमें डिटरमिनेंट की हेल्प ले लो, क्योंकि उससे भी यही आता है सॉल्व करके। फर्स्ट रो में रखो आई जे के, फिर अगर यहाँ पे ए है तो उसके कंपोनेंट्स स्केलर कंपोनेंट्स सेकंड रो में आएंगे। अगर यहाँ पे ए पहले और फिर बी आपका पोस्ट मल्टीप्लायर है तो उसके कंपोनेंट्स आपके थर्ड रो में आएंगे। और बस इस डिटरमिनेंट को अब आपने एक्सटेंड करना है, ये इसको एक्सपैंड कर दो, ये डिटरमिनेंट बनेगा, आप इसको एक्सपैंड करके अपना वेक्टर फाइंड कर लो। आप देखो जब इसको फाइंड करोगे अब, तो ऑब्वियस है यहाँ पे आई जे के की फॉर्म में एक वेक्टर आ जाएगा, यहाँ पे एक वेक्टर आ जाएगा, से दिस इज इक्वल टू आर वेक्टर। अब इसकी खास बात क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, ए क्रॉस बी कह लो, चाहे इसको आर वेक्टर मेंशन कर दिया, आर वेक्टर कह लो, सेम थिंग। सो ए क्रॉस बी is a vector perpendicular to both A vector and B vector। ये जो A क्रॉस B आएगा ये एक वेक्टर की फॉर्म में आएगा, एंड द क्वालिटी ऑफ दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ A वेक्टर एंड B वेक्टर। दैट मीन्स मैं इसको बोल सकता हूँ कि अगर हम A क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट A से निकालेंगे तो 0 आएगा, और अगर हम A क्रॉस B का डॉट प्रोडक्ट B से निकालेंगे तो ये भी 0 आएगा। राइट, तो ये प्रॉपर्टी भी आपको याद रखनी है, इस पे भी क्वेश्चन पूछ लेते हैं। एक्चुअली ये होता है स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, जो इस बार सिलेबस में नहीं है, लेकिन प्रॉपर्टी तो क्रॉस और डॉट की है, तो इसलिए क्वेश्चन आ सकता है। अभी इतनी प्रॉपर्टी के हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे पहले। आप ये नोट कर लो। और एक जो बहुत इंपॉर्टेंट बात है वो ये है, नेक्स्ट टेस्ट में जो एब्सेंट होगा वो एक क्लास में नहीं आएगा, अभी मैं उसको एंट्री नहीं दूंगा। ऑनलाइन टेस्ट देने में भी आप लोगों को इतनी परेशानी हो रही है, इतनी मेहनत से मैं क्वेश्चन 3-4 बुक से निकाल निकाल के टाइप करता हूँ भाई। आप चलो आप लोग अटेम्प्ट कर लोगे फिर डिस्कस कर लेंगे, आप ही का बेनिफिट होता है, उसमें बच्चे टेस्ट नहीं दे रहे। चलिए जी, अच्छा एक प्रॉपर्टी ये जब नोट कर लो तो बता देना, एक प्रॉपर्टी और लिखवाया तो फिर कुछ प्रॉपर्टी कल भी कर लेंगे, अभी इसके कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। हो गया सर। हो गया, अच्छा अब आप ये नोट कर लो, इसमें एक प्रॉपर्टी ये वाली देखो, हमने अगर ए क्रॉस बी निकाला तो ए क्रॉस बी आएगा मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर साइन थीटा, यहाँ तक तो स्केलर हो जाएगा, और फिर साथ में आ जाएगा एन कैप। लेकिन अगर हमने इस वेक्टर का मैग्नीट्यूड निकाला तो इसका मैग्नीट्यूड आ जाएगा। इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, ये तो एक नंबर है यहाँ से यहाँ तक, मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, इसको तो आप सेम लिख लो, नंबर का मॉडुलस तो नंबर ही रहेगा, इनफैक्ट पॉजिटिव और हो जाएगा। और एन कैप का जो मैग्नीट्यूड है, राहुल आप ये स्क्रीन पे लिख रहे हो, सर मेरे से नहीं हुआ। आपका नाम है बेटा राहुल, अभी इसमें लिखे हुए नाम आया था आपका। सर मैंने तो लैपटॉप टच भी नहीं करा अभी। ये फिर कुछ नहीं लिखा, स्क्रीन पे मत देखो भाई आप लोग। दोबारा शेयर कर लो। नहीं मैं नीचे लिखना पड़ेगा मुझे, दोबारा वो आप ऑफ ही नीचे। कर दो ना। मैंने ऑफ ही किया हुआ है वैसे मैंने, एक मिनट।
मैं आपको फिर से स्क्रीन शेयर कर देता हूँ। देखो हमारा जो मैं ये बता रहा था, जो A क्रॉस B का मॉडुलस होगा, ये क्या होगा, मॉडुलस A मॉडुलस B और साइन थीटा सिर्फ, क्योंकि आपके पास जो n कैप था यहाँ पे, उसका अगर मॉडुलस लेते हैं तो वो ऑलरेडी 1 के इक्वल होता है। तो आप ये प्रॉपर्टी याद रखेंगे, ये थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है। A क्रॉस B का मॉडुलस मॉड A मॉड B साइन थीटा, और हमने जो पढ़ा था A डॉट B ऑलरेडी स्केलर क्वांटिटी होती है, ये होता है मॉड A मॉड B कॉस थीटा। ठीक है, प्रॉपर्टी ये नहीं है, प्रॉपर्टी है अगर हम इन दोनों की स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर दें, अगर हम इसको स्क्वायरिंग एंड एडिंग कर देते हैं तो देखो लेफ्ट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, A क्रॉस B मॉडुलस होल स्क्वायर प्लस A डॉट B होल स्क्वायर इज इक्वल टू, मुझे आप बता दो क्या आ जाएगा, इसकी स्क्वायरिंग करके एडिंग करते हैं तो इन दोनों की स्क्वायरिंग करो और एडिंग करके बता दो, वर्बली काम करना है ये वाला। मैग्नीट्यूड ऑफ A का स्क्वायर प्लस इनटू मैग्नीट्यूड ऑफ B का स्क्वायर। यस, क्योंकि देखो जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो मॉड ए मॉड बी साइन स्क्वायर प्लस मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर, तो ये मॉड ए स्क्वायर मॉड बी स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, अंदर हो जाएगा साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर विच इज इक्वल टू 1। इसका क्वेश्चन बोर्ड में फ्रिक्वेंटली पूछा जा रहा है, क्योंकि इसमें डॉट और क्रॉस दोनों यूज हो रहे हैं। तो इसको थोड़ा सा आप अच्छे से याद कर लेना, ए क्रॉस बी मॉडुलस का होल स्क्वायर प्लस ए डॉट बी का होल स्क्वायर इक्वल टू होता है मॉड ए स्क्वायर इंटू मॉड बी स्क्वायर। ये जो हमने सेकंड आइडेंटिटी लिखी है डॉट वाली, ये ऊपर वाले से आई है या फिर अलग है ये वाली? ये तो हमने कर लिया, डॉट प्रोडक्ट हमने कर लिया ना, उसी का लिखा है मैंने। अच्छा, जो हमने किया डॉट प्रोडक्ट उसी से लिखा है कि इन दोनों का रिलेशनशिप हो गया अब ये। अब आप ना थोड़े से क्वेश्चंस देखो, बताता हूँ। तो ये इसके क्वेश्चन है एग्जाम्पलर में बेसिस वाली प्रॉपर्टी के। एक तो देखो ये वाली प्रॉपर्टी मैं आपको फिर से बता दूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये वाली A क्रॉस B एक वेक्टर होता है जो A और B दोनों पे परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका क्वेश्चन भी एक्सपेक्टेड है बोर्ड में। इसका क्वेश्चन कैसे आएगा मैं आपको बताता हूँ। पहले एक सिंपल सा क्वेश्चन करके देख लेते हैं। डिफरेंशियल इक्वेशन का जिसने टेस्ट दिया था उसको कोई प्रॉब्लम नहीं पूछनी किसी को भी, क्योंकि मेरे को तो लगता नहीं भी सारे क्वेश्चन हो गए होंगे, क्योंकि हाईएस्ट 14 देखे मैंने, मनन के 14 है, एक दो बच्चों के और 14 है। सर उसमें ये नहीं पता चल सकता कहाँ कटा? हाँ, मैं आपकी शीट रिव्यू कर लूंगा बेटा, मेरे को पता चल जाएगा मतलब कहाँ कटा। सर वो थोड़ी देर के लिए टेस्ट ओपन नहीं कर सकते फिर से? हाँ, ओपन कर सकते हैं। आप कोई क्वेश्चन याद है? सर वो कर दो सर, मुझे ना एक क्वेश्चन डाउट है याद कि ही वो तो नहीं है सर क्वेश्चन क्वेश्चन। देखो एक मैं आपको बताता हूँ कौन सर सा एक वाला। उसमें बेर्नौलीज फॉर्म लग रही थी, अब वो उसका दूसरा मेथड है या तो आप बता दो। नहीं, बर्नौली का कोई सर, क्वेश्चन मैं नहीं तो था उसको- उसमें। सर था। कौन सर सा मैं तो बता? बर्नौली से करा था। एक तो ये था, सर देखो वो- जहां तक मैं समझ रहा हूँ, एक आपका ये वाला शायद लड़का हो, ऐसी देख लो एक मिनट इसको जरा। एक्स डी वाई प्लस मेरे ख्याल से यहाँ पे होगा वाई प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 0। ये कर्व की क्वेश्चन थी एक। ये फॉर्म ना देखो, हाँ थोड़ा सा आप सही कह रहे हो, क्वेश्चन थोड़ा सा अलग हटके है। ये कर्व की क्वेश्चन है और उसकी सॉरी टेंजेंट की कर्व की क्वेश्चन है, टेंजेंट इसको सेटिस्फाई करती है और कर्व किसी पॉइंट से पास करता है, बाद में देखेंगे। तो उसको कर्व को सॉल्व करके निकालना था। तो देखो हमने इसको कैसे लिखा, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स प्लस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी एक्स, ब्रैकेट ओपन कर दिया मतलब। ठीक है, एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स को ऐसे ही लिख लिया, इस वाली टर्म को उधर शिफ्ट कर दिया, माइनस एक्स क्यूब वाई स्क्वायर डी एक्स ऐसे लिख दिया। आप इसको ध्यान से देखो, मैं इसको क्या लिखने जा रहा हूँ। ये जो लिखा हुआ है ना एक्स डी वाई प्लस वाई डी एक्स, ध्यान से देखो, ये एक रूल बन रहा है डिफरेंशिएशन का। पकड़ में आ रहा है क्या रूल है? देखो एक्स को छोड़ा वाई का डेरिवेटिव यूज हो रहा है, किसके रेस्पेक्ट में मालूम नहीं है अभी। यस, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो डी ऑफ एक्स वाई। ठीक है, अब इसमें से देखो जो राइट हैंड साइड है
यहां से मैंने एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर निकाल के यहाँ डिवाइड में रख दिया, तो मेरे पास यहाँ रह गया माइनस एक एक्स रह गया और एक डी एक्स रह गया। अब मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ, देखो डी ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर, और इस साइड पे इंटीग्रेशन और इधर माइनस एक्स डी एक्स का भी इंटीग्रेशन। अब बताओ यहाँ डी ऑफ एक्स वाई है, इसको आप ऐसे मान के चलो, देखो डी एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर करते हो ना, बिल्कुल ये वही है, डी ऑफ एक्स वाई अपॉन एक्स वाई का होल स्क्वायर। तो वन अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन बताओ डायरेक्टली, किसी को याद हो अगर? वन अपॉन एक्स स्क्वायर का डायरेक्ट Log इंटीग्रेशन नहीं, इंटीग्रेशन -1/x। यस, माइनस वन अपॉन एक्स। तो डी एक्स वाई अपॉन एक्स वाई के होल स्क्वायर का इंटीग्रल भी यही आ जाएगा, माइनस वन अपॉन एक्स वाई। देखो ऐसा होता है ना, आप जिसके रेस्पेक्ट में इंटीग्रेशन कर रहे हो वही बिल्कुल सेम वेरिएबल अगर आ रहा है तो आप इसको एक्स ट्रीट कर लो। जैसे अब ये देखो डी ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स, बताओ चलो इसका इंटीग्रल क्या होगा, इसका प्रिमिटिव बताओ, डी ऑफ साइन एक्स अपॉन साइन एक्स। नहीं सही में आ रहा, Log डी sin ऑफ x। यस लॉग साइन एक्स, log sin x। ये log sin x प्लस सी हो गया। मतलब आप इसको sin x नहीं मानोगे, अगर आपके डेरिवेटिव में sin x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव है और sin x ही आपका प्रिमिटिव में आ गया है, सॉरी इंटीग्रैंड है, तो आप इसको ऐसे ट्रीट करो कि ये d ऑफ x है और अपॉन x है, तो ये log sin x हो गया। तो ऐसे देखो मैंने इसको लिखा dxy अपॉन xy का होल स्क्वायर, तो इसका इंटीग्रेशन हो गया माइनस वन अपॉन एक्स वाई इक्वल टू माइनस x का इंटीग्रेशन हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन टू एंड प्लस सी। अब इसमें एक शायद पॉइंट गिवन था जिसको यहाँ पुट करके कर्व की इक्वेशन फाइनल करनी थी, तो ये थोड़ा सा मैं समझ रहा था कि ये फंस सकता था, ये वाला पोर्शन ये बच्चों को सही में नहीं आएगा, जान के दिया था मैंने ये क्वेश्चन ये आपको। बर्नौली भी अगर आप कहोगे तो मैं सिखा दूंगा बर्नौली, फिर आप ना पहचान कर पाओगे बर्नौली की पहचान क्या होती है। वो पहले होती थी 12th क्लास में, सिलेबस में इंक्लूड थी बहुत साल पहले। ठीक है, तो ये आप नोट करना, आप नोट करना। मानते हैं उसमें। हाँ 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 y to the power of यस, एक्चुअली उसमें ना हाँ ये वन अपॉन वाई डी वाई बाई डी एक्स होता है, तो ये यहाँ से पहचान होती है। मैं चलो बता दूंगा मैं आपको, फिर पूरा डिस्कस करना पड़ेगा नहीं तो अभी। तो अभी रहने दो, अभी आप सिर्फ इस क्वेश्चन को देख लो, ये क्वेश्चन टेस्ट में डाला था, जिन बच्चों ने टेस्ट नहीं दिया वो एटलीस्ट देख लो। लेकिन आप देखो ना, अगर आप टेस्ट नहीं दोगे तो इसमें आपका एक बहुत मेजर लॉस हो रहा है, बहुत मेजर लॉस जिसको आप एक्सपेक्ट नहीं कर पा रहे हो। यहाँ टेस्ट देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, जितने मार्क्स आते हैं ठीक है, नहीं आते कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं बन रहा, लेकिन आपकी प्रैक्टिस तो हो रही है। आप यहाँ भी टेस्ट नहीं दोगे, सोचो स्कूल में तो वैसे ही नहीं हो पा रहा, ऑफलाइन ऑनलाइन चल रहा है सब कुछ, तो कहाँ दोगे फिर टेस्ट? सीधा बोर्ड में थोड़ी जाके बैठोगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर लास्ट क्वेश्चन एक बार बता दीजिए। यही वाला सर टेस्ट का लास्ट क्वेश्चन। अच्छा लास्ट क्वेश्चन, आपको क्वेश्चन थोड़ा सा याद है? थोड़ा सा है तो बताओ मेरे को, मुझे सर ये था सर f डबल डैश x था 6 into x minus 1। ठीक है, और ये passes through 2, 1 था। ठीक है, और भी इसमें शायद टेंजेंट गिवन थी मेरे ख्याल से, तो मुझे याद है। हाँ सर tangent y is equal to 3x minus 5 थी। हाँ ये देखो, ये भी अब देखो ये बिल्कुल 12th क्लास का क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा अलग मिला मुझे एक बुक में, तो मैंने दिया आपको। देखो ये डेरिवेटिव दिया हुआ है, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव, अगर हम इसमें दोनों साइड पे इंटीग्रेशन कर दें तो बताओगे एफ डबल डैश का इंटीग्रेशन क्या होगा? एफ डबल डैश है ये, एफ डैश, ठीक है। इधर 6 के साथ x माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2 हो जाएगा, मैंने इसको x मान के कर दिया, प्लस सी, तो मेरा जो f डैश है वो आ गया 3 टाइम्स ऑफ x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, ये हो गया। अब एट 2,1 इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है कर्व को टच करती है, मान लो ये आपका कर्व है, तो यहाँ पर एक पॉइंट है, यहाँ पे टेंजेंट टच करती है 2,1 पे, तो वो ये गिवन है y इक्वल टू 3x प्लस 5। कोई देख के बताएगा उस टेंजेंट का स्लोप क्या है? सिर्फ इक्वेशन से देख के बताना है स्लोप। 3। तो मैं ऐसे बोल सकता हूँ ना, टेंजेंट का स्लोप मतलब dy बाई डी एक्स, तो मैं बोल सकता हूँ f डैश में अगर हम 2 रखेंगे, ये टेंजेंट का स्लोप है किस पॉइंट पर? इस पॉइंट पे 2 पे, 2 मैंने यहाँ से लिया है देखो ये, तो f डैश 2 इज इक्वल टू 3 होना चाहिए। टेंजेंट के स्लोप का मतलब डेरिवेटिव की वैल्यू, डेरिवेटिव की वैल्यू 3 है किस पॉइंट पे? व्हेन x इज इक्वल टू 2। तो मैंने क्या लिखा, मैंने क्वेश्चन से देखा f डैश 2 को मैं 3 यूज कर सकता हूँ, तो देखो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ये जो f डैश है इसको तो 3 ले लेंगे, और सामने जो x है ये वाला, इसके प्लेस पर हमने 2 रख लिया, तो देखो हमें यहाँ से अब c की वैल्यू मिल गई, 3 से 3 कैंसिल हो गया, c हमारा 0। तो फाइनली हमारा जो f डैश है वो क्या बन गया?
एफ डैश हमारा बन गया 3 इंटू एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, सी तो 0 हो गया। अब एक बार इंटीग्रेशन और कर लेते हैं, इस बार बताओ इंटीग्रेशन करके एफ डैश का क्या आ जाएगा? एफ आ गया। इसका बता दो एक्स माइनस 1 होल स्क्वायर का इंटीग्रेशन, एक्स माइनस 1 का होल क्यूब अपॉन 3 प्लस फिर से एक नया कांस्टेंट ले लेते हैं, चलो के ले लेते हैं। अब ये कर्व किससे पास कर रहा है? ये कर्व किससे पास करता है? 2 1 से पास करता है ना। ये जो एफ एक्स है इसका मतलब y होता है ना, यहाँ पे मैं एफ एक्स लिख लूँ चाहे मैं इसको y लिख लूँ सेम होता है। तो देखो मैं y के प्लेस पर तो 1 रखूंगा, ये मेरा y है, तो y के प्लेस पर 1 रख दिया और x के प्लेस पर यहाँ पे 2 रख दिया, तो 2 माइनस 1 1 का क्यूब 1 प्लस के फिर से 0 आ गया। तो फाइनली जो हमारे कर्व की इक्वेशन है वो हो गई y इज इक्वल्स टू एक्स माइनस 1 का होल क्यूब। ये हमारे उस कर्व की इक्वेशन निकल आई। ये था क्वेश्चन, और एक कोई ऑप्शन होगा जरूर ऐसा है एक्स माइनस 1 का होल क्यूब, वो करेक्ट ऑप्शन हो जाता। अब देखो ये क्वेश्चन बोर्ड में भी क्यों नहीं, अब चाहे बोर्ड में आता नहीं आता वो छोड़ो चलो, लेकिन ये क्वेश्चन नॉर्मल है। जो मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ ना, मैं किसी एक बुक से नहीं देता, मैं 4-5 बुक्स इकट्ठी करके उसमें से अच्छे अच्छे क्वेश्चन सिलेक्ट करता हूँ ताकि आपको हर क्वेश्चन की वैरायटी मिले। अदरवाइज मैं चाहूँ तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन दे दूँ, आप यूं कर जाओगे झटके में। और रही बात बोर्ड प्रिपरेशन की, वो रिवीजन में हो जाता है, बोर्ड प्रिपरेशन हो जाता है, तो जो करना है एक्स्ट्रा अभी कर लो, जितना भी एक्स्ट्रा करना है। लेकिन भी टेस्ट में अपीयर तो घर से बैठ के टेस्ट देना होता है, कहीं जाना नहीं आना नहीं है। चीटिंग के भी ऑप्शन खुले होते हैं, आराम से कर सकते हो। चलो जी वेक्टर्स पे ही आते हैं। ये क्लियर हो गया क्वेश्चन अब ये वाला भी? यस। तो वेक्टर से स्टार्ट करते हैं। लिखो जी क्वेश्चन नंबर 1। मैं जितने क्वेश्चन कराऊंगा ये सारे इंपॉर्टेंट होंगे, अगर आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करोगे आपको बुक से करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्वेश्चन है फाइंड अ वेक्टर, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड, find a vector of magnitude 49 which is perpendicular to, which is perpendicular to, वो perpendicular है both the vectors, both the vectors 2i cap plus 3j cap and plus 6k cap इस पे perpendicular है, and 3i cap minus 6j cap plus 2k cap, 3i cap minus 6j cap प्लस 2k कैप। अब आप ना इस क्वेश्चन को समझाता हूँ, ध्यान से समझ लो। यहाँ भी परपेंडिकुलर वर्ड यूज हुआ है। अब देखो आप ना चाहे तो इस बात को नोट कर लो या फिर आप दिमाग में रखना है इसको। दो चीजें होती हैं, एक होता है मैं आपको बोलता हूँ शो दैट वेक्टर्स आर परपेंडिकुलर, शो दैट ए वेक्टर एंड बी वेक्टर आर परपेंडिकुलर, या गिवन है परपेंडिकुलर है, तो आप क्या करते हो दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0 रख देते हो। ठीक है, यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आया जबकि ए और बी दोनों परपेंडिकुलर है, किसी थर्ड वेक्टर की बात ही नहीं हो रही यहाँ पे। अब एक दूसरा पॉइंट आता है, सी वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। अब आप इसको जरा ध्यान से रीड करो, यहाँ पे ए और बी आपस में परपेंडिकुलर नहीं है। क्वेश्चन कहता है एक तीसरा वेक्टर है सी, सी ले लो नाम कुछ भी ले लो, वो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है। तो अगर आपको वेक्टर सी चाहिए जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है, तो आप सी निकालने के लिए क्या करोगे, या तो ए क्रॉस बी निकालोगे या फिर आप बी क्रॉस ए भी निकाल सकते हो, चॉइस आपकी होती है, सिर्फ एक माइनस साइन का फर्क आएगा। तो ये दो पॉइंट आपको दिमाग में रखने हैं। बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, जैसे अब मैंने क्वेश्चन दिया हुआ है आपको सेकंड पॉइंट वाला, वो डॉट निकालना शुरू कर देते हैं दोनों का, वो कहीं कंफ्यूज हो जाते हैं कि परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट निकाला जाता है। परपेंडिकुलर में डॉट प्रोडक्ट तब निकालना है जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर गिवन है या शो करने हैं। लेकिन अगर आपको एक तीसरा वेक्टर निकालना है जो ए और बी दोनों पे परपेंडिकुलर है जबकि ये परपेंडिकुलर आपस में नहीं है, तो इसका मतलब वो आपसे बोल रहा है कि आप इन दोनों का क्रॉस प्रोडक्ट निकाल दो। तो हमारा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। अब हम क्या करेंगे, देखो सॉल्यूशन स्टार्ट किया, सपोज
इसको नाम रख लेते हैं ए, इसको नाम रख लेते हैं बी, ठीक है। और पहले हम निकाल लेते हैं अपना ए क्रॉस बी। यहाँ चॉइस है ए क्रॉस बी या बी क्रॉस ए निकालो। तो फर्स्ट रो में लिखा हमने आई जे के, सेकेंड रो में ए के कोफिशिएंट्स 2 3 6, थर्ड रो में बी के कोफिशिएंट्स 3 - 6 2। इस डिटरमिनेंट को अब आप जरा एक्सपेंड करके बताओ क्या आ रहा है। एक्सपेंड सबको करना आता होगा, आराम से कर लोगे। सर 42i + 14j - 21k। अच्छा जी, आपने कर लिया, ठीक है। एक्सपेंड सबको याद है ना डिटरमिनेंट कैसे करते हैं, जैसे आई के अलोंग एक्सपेंड करेंगे तो ये 6 और प्लस 36 तो 42 आई कैप हो गया। माइनस जे के साथ एक्सपेंड करेंगे 4 - 18, अब ये -14 आ रहा है तो ये प्लस का 14 जे हो जाएगा, पहले ही माइनस आ रहा है क्योंकि। के साथ एक्सपेंड करेंगे -12 और -9 -21 के, पहले ही माइनस आ रहा है तो प्लस हो जाएगा। अब देखो ये कैसा वेक्टर आ गया है, आप चेक करना चाहो तो कर लो। ये इस पे भी परपेंडिकुलर है पहले वाले पर, और इस पे भी परपेंडिकुलर है। ये तो समस्या सॉल्व हो जाती है हमारी, लेकिन इसका मैग्नीट्यूड 49 नहीं होगा। अब इसके मैग्नीट्यूड को 49 कैसे बनाएं? हमने इसको नाम दे दिया, देखो सी कैप, सी वेक्टर दे दिया, सॉरी, ठीक है। लेटर से ये सी वेक्टर हो गया। इतना सही में आया हमने ए क्रॉस बी क्यों निकाला है? इतना सबको क्लियर है हमने ए क्रॉस बी क्यों निकाला है? यस सर। ए क्रॉस भी हमने क्यों निकाला है? क्योंकि हमें एक ऐसा वेक्टर चाहिए जो इन दोनों पे परपेंडिकुलर हो। आई रिपीट, आप ए क्रॉस बी और बी क्रॉस में कोई सा भी निकाल सकते हो। अब हम इसको कैसे बनाएंगे? देखो यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर नहीं सॉरी 49 यूनिट का वेक्टर। क्या क्या वेक्टर बनाया जरा बताना। 42i कैप प्लस 14j कैप माइनस 21k कैप। ये एक वेक्टर तो तैयार है जो परपेंडिकुलर है, लेकिन रिक्वायर्ड वेक्टर नहीं है। अब हमने क्या लिखा? रिक्वायर्ड वेक्टर के लिए हम एक तो बनाएंगे पहले इसको यूनिट वेक्टर। कैसे बनता है जरा बताओ, यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा इसकी डायरेक्शन में? ये किससे डिवाइड इसके होगा? मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे। Yes. मैग्नीट्यूड से डिवाइड होगा। ठीक है, मैं कर रहा हूँ। देखो 42 का स्क्वायर, मैं स्क्वायर खोलूंगा नहीं, ना ही आप खोलना के स्क्वायर खोलने लग जाओ। और ये 21 स्क्वायर, ये तो है यूनिट वेक्टर। अब इसको जितने मैग्नीट्यूड का बनाना है उतना नंबर इसमें मल्टीप्लाई कर दो। मल्टीप्लाई कर दिया मैंने 49। अच्छा, अब इसको सॉल्व कैसे करें? यहाँ तो छोड़ नहीं सकते आंसर, 0.5 कट जाएगा इसमें। तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे? रूट में से देखो क्या कॉमन आ रहा है। 7 का स्क्वायर इसमें से कॉमन आ रहा है, 7 का स्क्वायर इसमें से कॉमन आ रहा है, 7 का स्क्वायर इसमें से कॉमन आ रहा है। 7 का स्क्वायर बाहर कॉमन आ गया, लेकिन मैंने लिखा 7 ही है क्योंकि वो रूट से बाहर गया। देखो यहाँ रह गया 6 स्क्वायर, यहाँ रह गया 2 स्क्वायर और यहाँ रह गया 3 स्क्वायर। और ये चल रहा है आपका 49 मल्टीप्लाई में 7 से। अब ये कैंसिल हो गया 7 टाइम्स, तो ये आ गया 7 टाइम्स ऑफ 42i कैप प्लस 14j कैप माइनस 21k कैप डिवाइडेड बाय, इसको सॉल्व कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ये भी 7 ही आ रहा है, ये भी 7 ही आ रहा है, तो बहुत अच्छी बात हो गई। 7 से 7 कैंसिल हो गया, ये लो जी घूम फिर गए तो वही आ गया जो एक्चुअल में था। कोई बात नहीं, खैर हमें वाली बात पता नहीं थी कि यही आने वाला है, हमें तो अपना प्रोसेस दिखाना ही था। तो ये एक ऐसा वेक्टर है जो ए और बी पे परपेंडिकुलर भी है, पहली कंडीशन सेटिस्फाई करता है। दूसरी कंडीशन, इसका जो मैग्नीट्यूड है वो 49 भी आएगा अगर आप चेक करके देखोगे तो। किसी को प्रॉब्लम इस क्वेश्चन में? सर मैग्नीट्यूड से कब डिवाइड करते हैं वेक्टर को? देखो, अगर हमें किसी भी वेक्टर को कन्वर्ट करना है, उसी की डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर बनाना है। जैसे मैंने आपसे कहा ये एक वेक्टर है, मुझे इसकी डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर दे दो, तो आप क्या करो, इस वेक्टर को डिवाइड कर दो इसी के मैग्नीट्यूड से। 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर 6। अब ये वो वेक्टर हो गया जो i प्लस जे प्लस 2k की डायरेक्शन में तो होगा, लेकिन होगा यूनिट। तो हमने भी यही किया, हमने इस वेक्टर को डिवाइड किया इसके मैग्नीट्यूड से, तो ये बन गया था यूनिट वेक्टर। हमें यूनिट नहीं चाहिए था, वो कहता है कि वेक्टर बनाओ 49 यूनिट्स का, तो यूनिट बना के मल्टीप्लाई कर दिया 49 से, तो वो बन गया 49 यूनिट का वेक्टर। सर ए क्रॉस बी जो हमने सी वेक्टर निकाला है, ये तो पहले से यूनिट वेक्टर था ना? हाँ, वो एक्चुअली में नहीं यूनिट वेक्टर नहीं था, ये ऐसा वेक्टर था जिसका मैग्नीट्यूड 49 था। यूनिट तो हमने इसको देखो यहाँ बनाया डिवाइड करके रूट से, ये अब बन गया यूनिट। फिर हमने इसको मल्टीप्लाई किया 49 से, क्योंकि हमें इसको बनाना है 49 यूनिट का वेक्टर। जब इसको सिंप्लीफाई करके देखा तो ये पूरा सेम आ गया। दैट मीन्स ये एक ऐसा वेक्टर है जिसका मैग्नीट्यूड 49 है, इसका मैग्नीट्यूड 49 है, और ये गिवन टू वेक्टर्स पे परपेंडिकुलर भी है।
तो सर वो जो स्टार्टिंग में हमने a क्रॉस b के आगे वो n कैप लगाया था वो क्या था? वो यूनिट वेक्टर नहीं आता a क्रॉस b से? नहीं, एक्चुअली वो हम कब यूज करेंगे, देखो जैसे मैंने ये लिखवाया था ना, आपको a क्रॉस b अगर निकालना हो तो ये a क्रॉस b आप तब निकालोगे जब आपके पास वेक्टर a का मैग्नीट्यूड हो, आपके पास था, आप निकाल सकते हो, ठीक है। फिर आपके पास b वेक्टर का मैग्नीट्यूड हो, वो भी आप निकाल सकते हो। फिर आपके पास होना चाहिए इन दोनों के बीच में थीटा एंगल का साइन थीटा, वो आपके पास नहीं था। या तो आप एक काम करो, पहले इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट निकाल लो, उससे आ जाएगा कॉस थीटा, फिर कॉस थीटा की हेल्प से आ जाएगा साइन थीटा, वो यहाँ पुट करके फिर हम निकाल सकते थे एक यूनिट वेक्टर। लेकिन ये एक लंबा प्रोसेस है, इसलिए हमने सेलेक्ट किया कि हम इसको a क्रॉस b को इससे ना निकालकर हम इसको निकालेंगे डिटरमिनेंट वाले मेथड से। अच्छा ओके सर। अब फटाफट से भाई आप मुझे एक ट्राई करके दिखा दो, थोड़ा जल्दी से करना, सेम क्वेश्चन दूंगा प्रैक्टिस के लिए। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3, फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3, ठीक है, एक वेक्टर जिसका मैग्नीट्यूड 3 होना चाहिए, विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ, which is perpendicular to both a vector है 3i plus j minus 4k, b vector है 6i plus 5j minus 2k। जरा इसका आंसर निकाल के बताओ जल्दी से, सेम क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। फाइंड अ वेक्टर ऑफ मैग्नीट्यूड 3 यूनिट and perpendicular to both a vector and b vector। सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा वो डिजिट चेंज करके दिया है। सर 2i माइनस 2j प्लस 3k। 2i माइनस 2j प्लस 3k, मैं चेक कर लेता हूँ, रुको, आंसर है मेरे पास। सर आपने ए वेक्टर में 3i के बाद के लिखा है प्लस जे कैप। लो, इसी का आंसर नहीं है मेरे पास भाई। आंसर क्या रहा है भव्य, एक बार और बोलना, मैं लिख लेता हूँ। आंसर है नहीं मेरे पास इसका एक्चुअली। 2i माइनस 2j प्लस 3k। ओके, मैं नोट कर लेता हूँ। 2i